Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 7th of June 2021, Monday. Inspiration of the day is you are the artist of your own life. Don't hand the brush to anyone else. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. WPI makeover on the card base year to be financial year 17 and 18. WPI, that is wholesale price index, that is widely tracked the inflation indicator, is set for an overall with the base year being revised to 17 and 18. हम सभी को पता है देयर आर नंबर ऑफ इंडेक्सेस दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इकोनॉमिस्ट यूज इन ऑर्डर टू ट्रैक द इन्फ्लेशन, जिसमें WPI और CPI मेन है. WPI इन्फ्लेशन ट्रैक करती है होलसेल मार्केट में, CPI इन्फ्लेशन ट्रैक करती है रिटेल मार्केट में, कंज्यूमर, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं और इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स. तो अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? बेसिकली गवर्नमेंट WPI में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस लाने जा रही है, और जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ये है कि गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली गोइंग टू चेंज द बेस ईयर. बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर बेसिकली ऐसा फाइनेंशियल ईयर, ऐसा फिजिकल ईयर जिसके बेस पर हम कंपेयर करते हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगले साल में कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है, इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने का क्या परसेंटेज रहा. अभी तक WPI के केस में क्या बेस ईयर था? इट वॉज फाइनेंशियल ईयर 2011 एंड 12. और अब गवर्नमेंट कितना डिसाइड कर रही है? नाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज इट टू फाइनेंशियल ईयर 2017 and 18. And apart from this change, government is also thinking the possibility of bringing within its tent the fresh items that basically capture the emerging consumption pattern. Over the period of time होता क्या है स्टूडेंट्स, जो कंज्यूमर्स होते हैं या जो होलसेलर्स होते हैं उसके कंजप्शन पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंज होता है. अगर आप अपने पेरेंट्स को देखें या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें तो उनके जो डे टू डे के कंजम्पशन होंगे उनके उस पैटर्न में, और आपका जो हमारा जो डे टू डे का कंजम्पशन है उसके पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कंजम्पशन पैटर्न को अच्छे से रिफ्लेक्ट करने के लिए इन सारे इंडेक्सेस में चेंज करती रहती है. पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स थे, या जो जैसे ब्राउन राइस हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, हैंड सैनिटाइज़र हो गए, इन ये कंजप्शन बास्केट में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते थे. बट आफ्टर कोविड के बाद अगर हम देखें तो कुछ हेल्थ के इश्यूज़ को लेकर के कंज्यूमर्स आर मोर अवेयर. तो अब के जो चाहे वो कंजप्शन पैटर्न हो, चाहे वो ईटिंग हैबिट्स हो, बहुत ज़्यादा चेंज आया है. अब कंज्यूमर के जो डे टू डे लाइफ में कॉर्नफ्लेक्स, ब्राउन राइस, मशरूम, वाटरमेलन, सैनिटाइज़र, इस तरह के आइटम्स या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंक्लूड हैं, एंड दैट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ डे टू डे कंजप्शन पैटर्न. और डेफिनेटली अगर कंज्यूमर के कंजप्शन पैटर्न में चेंज हो रहा है, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू अफेक्ट द होलसेल मार्केट ऑल्सो, क्योंकि जो कंज्यूमर बाई करेगा, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, वही उसी आइटम को ज़्यादा प्रोक्योर करेंगे, उसी आइटम को ज़्यादा खरीदेंगे. And keeping all these changes into the mind, into the consideration, government has decided to go for WPI makeover. And in this makeover, actually, government is also thinking or pondering over to include the green tea, solar electricity, sanitizer, cornflakes, brown rice, mushroom, watermelons, cricket gloves, wicket keeping fluids, electric irons, aloe vera. All other items are among those that are the revised WPI में rope in. And as per the government, the new index or the revised index is going to be more inclusive. जो नई WPI मेकओवर के बाद जो नया WPI आएगा वो ज़्यादा इंक्लूसिव होगा. उसके जो बास्केट है उसमें ज़्यादा डे टू डे कंजप्शन की चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड होंगी. द बास्केट विल बी मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होलसेलर्स और रिटेलर्स इन द कंट्री, and definitely it will nearly double the items from 9
from 692 items that are actually currently under the WPI basket are now going to be 1196. तो अप्रॉक्सीमेटली डबल होने वाला है नंबर. तो डेफिनेटली अगर डबल हो जाएगा नंबर, जो पहले केवल 700 ही आइटम, अप्रॉक्सीमेटली 700 आइटम्स आते थे WPI के बास्केट में, और उन्हीं के बेसिस पर इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता था. अब वही आइटम बढ़ करके अप्रॉक्सीमेटली 1200 होने वाले हैं. तो इंक्लूसिविटी तो बढ़ेगी ही, और अगर इंक्लूसिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली दैट पर्टिकुलर WPI इंडेक्स विल बिकम द मोर इफेक्टिव और द रियल रिफ्लेक्टर और इंडेक्स ऑफ द होलसेल प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी. और इसके अलावा अगर आइटम का नंबर भी बढ़ाया जाएगा तो डेफिनेटली जो हर एक कैटेगरी के जो आइटम्स हैं उनको जो वेट दिया गया है वो वेट भी वेरी करेगा. जैसे कि हम बात करें फूड की, तो फूड आइटम्स और फूड इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड टू अकाउंट्स फॉर 27% ऑफ द इंडेक्स फ्रॉम 24%. तो जो फूड आइटम्स हैं WPI की बास्केट में, वो अब जो जिनका वेटेज पहले 24% था, वो वेटेज अब इंक्रीज होकर के 27% हो जाएगा. That itself indicate the increasing importance of different food items into the consumer consumption pattern in Indian economy. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो फ्यूल एंड जो पावर का कंजप्शन है, जो फ्यूल एंड पावर का जो वेटेज है WPI में, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू डिक्रीज टू 11%, और जो अभी कितना है 13% है. तो फूड का जो 24% वेटेज है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज 27%. फ्यूल एंड पावर का जो वेटेज 13% है दैट इज़ गोइंग टू बी 11%. ऑल दीज पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं. इसके अलावा जो हाई लेवल पैनल है उस पर्टिकुलर पैनल ने इसके अलावा WPI में जो चेंज लाने हैं, इसके अलावा 6 अदर बिजनेस सर्विस प्राइस इंडेक्सेस नीड टू बी रिलीज्ड एज पर दिस हाई लेवल पैनल. तो जो हाई लेवल का पैनल सेटअप हुआ था जिसने पूरा ये रिकमेंडेशन दी, उसने एक रिकमेंडेशन और भी दी है कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, एयर ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवे, इन सब को ट्रैक करने के लिए भी, इन सब की बिजनेस सर्विसेज को जो प्राइस है उसको ट्रैक करने के लिए 6 अदर इंडेक्सेस भी डेवलप करी जाएं. हालांकि इस पर गवर्नमेंट कितना विचार करेगी या क्या गवर्नमेंट सोचेगी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, रेलवेज़ के सेक्टर में प्राइस को इंडेक्स को डेवलप करने के लिए, इस पर अभी गवर्नमेंट का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया है. बट हाँ, लेकिन एक अच्छा सजेशन है, जिस तरह से कोविड के केसेस आए हैं, कोविड पैंडेमिक ने इम्पैक्ट किया है इंडिया को, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर हमें उनकी प्रोग्रेस को, उनकी ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए हमारे पास इंडेक्सेस ही नहीं थे अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंडिकेटर्स. तो इट मे बी द गुड रिकमेंडेशन, बट फिलहाल के लिए गवर्नमेंट अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसीडर नहीं कर रही है. अब इकोनॉमिस्ट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर के, बट मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट एक ही यूनानिमसली एक ही पॉइंट पर आते हैं कि जो पर्टिकुलर WPI का ओवरऑल हो रहा है, मेकअप हो रहा है, दैट विल मेक दिस पर्टिकुलर इंडेक्स मोर इंक्लूसिव, मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नए तरह के आइटम भी इंक्लूड किए गए हैं WPI इंडेक्स में, या इंक्लूड किए जाएंगे. कुछ मेडिसिनल प्लांट जैसे कि ईसबगोल, एलोवेरा, मेथेनॉल, फेनल सीड, मेथी सीड, मशरूम, वाटरमेलन, इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा WPI इंडेक्स में. एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कैप्चर द चेंजिंग कंजप्शन पैटर्न ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स इन लास्ट फ्यू ईयर्स. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है, मैम क्या कुछ आइटम लेफ्ट भी किए जाएंगे? हाँ, कुछ आइटम्स जो हैं वो शायद उनको कंसीडर ना किया जाए या उनको लेफ्ट आउट भी कर दिया जाए, और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. अगर इंडियन कंजप्शन पैटर्न की बात करें, स्पेशली वेजिटेरियन की, और अगर वेजिटेरियन की बात ना भी करें, अगर हम जितने भी तरह के ईटिंग पैटर्न हैं सबको भी इंक्लूड करें, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल का एक वेरी
इम्पोर्टेंट, एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है इंडिया की फूड हैबिट्स में, बट बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम सीजनैलिटी, नॉन स्टैंडर्डाइज यूनिट ऑफ ट्रांजेक्शन, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन वैरायटी, प्राइस कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि कितना एक्चुअली इस वेजिटेबल का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कितना डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि देर इज़ नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द यूनिट इन केस ऑफ लीफी वेजिटेबल्स। सीजनैलिटी है, कभी किसी सीज़न में कोई लीफी वेजिटेबल आ रही, किसी और सीज़न में कोई लीफी वेजिटेबल आ रही है, तो इस सारे रीज़न की वजह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल के प्राइस के डेटा को कलेक्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस टाइम लीफी वेजिटेबल इज़ नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ WPI कंजप्शन बास्केट, एंड दिस इज़ द ग्लिम्स ऑफ न्यू शेप ऑफ WPI। तो सबसे पहला आप याद रखेंगे, बेस ईयर चेंज किया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि पहले 2011-12 था, अब 2017-18 हो रहा है। इससे पहले भी किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक इंडिकेटर का बेस ईयर चेंज किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि उसका बेस ईयर क्या था पहले और नया बेस ईयर क्या है, और कौन सा ऐसा इंडिकेटर था जिसका बेस ईयर चेंज किया गया था। और बेस ईयर के अलावा WPI में जो कमोडिटीज़ हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड आइटम और फूड इंडेक्स, इन सब के भी वेटेज में चेंज हो रहा है। जो WPI के बास्केट है उन सब का वेटेज चेंज हो रहा है। अगर हम देखें तो प्राइमरी आर्टिकल का जो अभी वेटेज है वो 22.62 है, जो कि बढ़ा करके 24.83 होने वाला है। फ्यूल का 13, जो कि डिक्रीज होकर 11 हो रहा है। मैन्युफैक्चर्ड जो आर्टिकल्स हैं दैट इज 64 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि डिक्रीज होकर 63 होने वाला है। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं है मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल के केस में। फूड जो कि 24.38 वेटेज कॉन्स्टिट्यूट करता था WPI के कंजप्शन बास्केट में, दैट इज़ नाउ गोइंग टू इंक्रीज अप टू 26.82%। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। गवर्नमेंट इन ब्रिटिश कोर्ट ओवर पन्ना मुक्ता आर्बिट्रेशन। मे बी जो कि न्यूज़ से अवेयर रहते हैं उनको पता होगा कि पन्ना मुक्ता आर्बिट्रेशन केस क्या है। इसको हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे कि जिससे कि आपको न्यूज़ समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, बट अभी न्यूज़ में इसका बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। द सेंटर हैज़ चैलेंज्ड बिफोर एन इंग्लिश हाई कोर्ट एन आर्बिट्रेशन अवार्ड ओवर द कॉस्ट रिकवरी डिस्प्यूट इन द वेस्टर्न ऑफशोर पन्ना मुक्ता एंड ताप्ती ऑयल गैस फील्ड्स ऑफ शेल एंड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। पहले ही देख लें पन्ना मुक्ता है क्या। बेसिकली द पन्ना मुक्ता इज द प्राइमरी ऑयल फील्ड and mid and south Tapi is the gas field. So Panna Mukta are the shallow water field located in the offshore Bombay basin, and definitely this particular gas field or oil field was discovered by ONGC. ONGC ने इसको डिस्कवर किया था और 1994 में इसके लिए बिड लगाई गई थी। उस पर्टिकुलर बिड में एक कंसोर्शियम ने पार्टिसिपेट किया था, एंड दैट कंसोर्शियम वाज एक्चुअली कंप्राइजिंग ऑफ ONGC उस कंसोर्शियम का पार्ट था, रिलायंस उस कंसोर्शियम का पार्ट था, और एनरॉन ऑयल उस कंसोर्शियम का पार्ट था। सबका अपना अपना सिग्निफिकेंट शेयर था। अगर हम बात करें ONGC वॉज 40%, रिलायंस वॉज एट 30% एंड रिमेनिंग 30% वॉज विद एनरॉन। तो अब ये कंपनी जो शेल है ये कहाँ से आ गई। क्वेश्चन था कि मैम ये शेल कंपनी कहाँ से आ गई। बेसिकली इन फरवरी 2002 ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BGEPIL भी बोलते हैं, तो BGEPIL ने इस पर्टिकुलर एनरॉन को एक्वायर कर लिया। इसका जो 30% स्टेक था वो अब ट्रांसफ़र हो गया BGEPIL को, और BGEPIL वॉज सब्सिक्वेंटली टेकन ओवर बाय शेल कंपनी। इसके बाद BGEPIL को एक्वायर कर लिया था शेल कंपनी। तो शेल कंपनी बिकम्स द वन ऑफ द मेजर और वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर इनटू दिस पन्ना मुक्ता बेसिन दैट इज एक्चुअली लोकेटेड इन बॉम्बे बेसिन। अब इशू क्या है
बेसिकली गवर्नमेंट ने तो अलोकेट कर दिए पर्टिकुलर फील्ड इस पर्टिकुलर कंसोर्शियम को कि आप इसमें रिकवर करिए और इसमें से आप जो भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसका प्रॉफिट हमसे शेयर करिए, जितना भी आप गैस या कितना भी ऑयल आप रिकवर करके सेल कर रहे हैं। इन नटशेल अगर मैं आपको बताऊं तो डिस्प्यूट ये है कि इस पर्टिकुलर जो भी एग्रीमेंट हुआ था इस कंसोर्शियम के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, दैट इज़ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं PSC, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रोविजंस है। उस प्रोविजन में लिखा था कि इस गैस फील्ड को या ऑयल फील्ड को एक्सप्लोरेट करने में जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, उस कॉस्ट को डिड्यूस करके जो गैस सेल होगी उससे प्रॉफिट से डिड्यूस किया जाएगा और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट से गवर्नमेंट को रॉयल्टी दी जाएगी, गवर्नमेंट को शेयर दिया जाएगा। ऐसा प्रोविजन था कि पहले तो ये कंपनीज मिल करके एक्सप्लोरेशन करेंगी, एक्सप्लोरेशन करके उस एक्सप्लोरेशन में जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी उस कॉस्ट को डिड्यूस करेंगे प्रॉफिट से, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट की शेयरिंग होगी विद गवर्नमेंट एज अ रॉयल्टी। तो अब जब कॉस्ट की बात आई तो उसी कॉस्ट किस आइटम को, किस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कॉस्ट में इंक्लूड किया जाए, किस पर्टिकुलर आइटम को या एक्टिविटी को कॉस्ट में ना इंक्लूड किया जाए, बेसिकली इसी को लेकर के डिस्प्यूट है। कंसोर्शियम ने क्या किया, कंसोर्शियम ने ये किया कि मैक्सिमम ऐसे आइटम्स को भी कॉस्ट में इंक्लूड कर ले जो कि नहीं होने चाहिए। तो जिससे क्या हुआ कि कॉस्ट बढ़ गई, एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट से वो कॉस्ट रिड्यूस हुई, प्रॉफिट से रिड्यूस हुई तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की जो रॉयल्टी थी, जो गवर्नमेंट का प्रॉफिट था, जो गवर्नमेंट का पार्ट था, शेयर था, वो भी रिड्यूस हो गया। और इसी को लेकर के गवर्नमेंट ने इस कंसोर्शियम को ड्रैग किया था इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। And definitely disallowing of certain items in the cost would result in higher profit profit petroleum for the government। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ को या कुछ ऐसे आइटम्स को या कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स को कॉस्ट से हटा देगी कि ये भाई ये कॉस्ट नहीं है आपके लिए, आप इससे क्यों प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो शेयर है वो बढ़ेगा। बट पेट्रोलियम कंपनीज ने उसका उल्टा किया, उन्होंने कई सारे ऐसे आइटम्स जिसको गवर्नमेंट कॉस्ट नहीं मानती थी, कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको गवर्नमेंट कॉस्ट में की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करती थी, उसको भी ऐड ऑन कर लिया कॉस्ट के केस में और उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट शेयर है वो रिड्यूस कर गया। और हुआ क्या है, बेसिकली रिलायंस ने अपनी जो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करी, उसमें रिलायंस ने क्या है कि जो ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड दिया दैट इज़ फेवरेबल अवार्ड फॉर रिलायंस एंड शेल कंपनी हैज़ थ्रू द आर्बिट्रेशन शॉर्ट रेजिंग द लिमिट ऑफ कॉस्ट एंड कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ऑयल एंड गैस बिफोर प्रॉफिट्स आर शेयर्ड विद द गवर्नमेंट। सीधा सीधा बोला रिलायंस ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि जो भी ट्रिब्यूनल में इन लोगों ने केस फाइल किया था, ट्रिब्यूनल ने इनके फेवर में अवार्ड दिया है और अब उस पर्टिकुलर कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, एक्सप्लोरेशन की कॉस्ट को रिकवर करने के लिए दे विल सेल दिस पर्टिकुलर ऑयल एंड गैस फील्ड दैट इज़ पन्ना मुक्ता ऑयल फील्ड, और उसके बाद जो उनका जो भी कॉस्ट लगी उसको रिकवर करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उससे वो प्रॉफिट गवर्नमेंट से शेयर करेंगे। द अवार्ड केम दिस ईयर एंड बोथ साइड फाइल्स द क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल। अब गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसा कब हो गया, कब ऐसा ट्रिब्यूनल ने अवार्ड कर दिया, तो इसके लिए दोनों ही साइड ने, रिलायंस ने भी, मतलब रिलायंस और शेल कंपनी ने भी और गवर्नमेंट ने भी ट्रिब्यूनल के सामने क्लैरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल किया। ऑन April 9, 2021 Tribunal issued its decision on clarification application of the both party and it granted the minor correction requested by the claimant, that is Reliance and Shell, and has rejected all Government of India's clarification request। और इसी के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रिब्यूनल के उस चैलेंज को इंग्लिश हाई कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट किया और चैलेंज किया है। गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट के अपने काउंटर क्लेम्स हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी एक्सपेंडिचर लगा है, इनकर्ड हुआ है, इन्फ्लिक्टेड सेल, एक्सेस कॉस्ट रिकवरी एंड शॉर्ट अकाउंटिंग, उसकी वजह से गवर्नमेंट को प्रॉफिट शेयरिंग में गवर्नमेंट को ज़्यादा क्लेम मिलना चाहिए। जबकि रिलायंस ऑन शेल ओन बीजी एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन इंडिया, इनका ये कहना है कि इनका जो कॉस्ट एक्सप्लोरेशन में आई है उस ये पर्टिकुलर फील्ड को बेचो, उस कॉस्ट को रिकवर करो, कॉस्ट को बेसिक लेकर के डिस्प्यूट है और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो गवर्नमेंट को एज अ रॉयल्टी पेबल होगा। गवर्नमेंट का कहना है कि कॉस्ट इतनी है ही नहीं जितनी ये लोग दिखा रहे हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उसकी कॉस्ट बहुत कम है, उसकी वजह से गवर्नमेंट की जो रॉयल्टी है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। फिलहाल के लिए इंग्लिश हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने पिटीशन फाइल कर दी है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बहुत ज़्यादा डिटेल में इस इशू को अभी नहीं डिस्कस करेंगे।
And if you want to go through the case history, so this is the case history. December 16, 2010 में Shell और Reliance owned BG Exploration Production India has dragged the government to the arbitration over the cost recovery provision under the PSA, that is production sharing contract, and profit due to the state and amount of statutory dues including the royalty payable. So जो भी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कुछ इश्यूज़ को लेकर के दोनों ने गवर्नमेंट को ड्रैग किया इनटू एन आर्बिट्रेशन और इनटू एन ट्रिब्यूनल फॉर आर्बिट्रेशन. 3-member arbitration panel by majority issue a final partial award. It upholds the government view of profit that from the field should be calculated after deducting prevailing tax of 33%, not 50% rate and existed earlier. इसके बाद फिर से द इंग्लिश हाई कोर्ट रेमिट्स वन ऑफ द चैलेंज इशू बैक टू द ट्रिब्यूनल फॉर द रिकन्सिडरेशन आफ्टर 2 firms अप्रोच्ड इन चैलेंजिंग द 2060 FPA. तो उसके बाद कई सारी कोर्ट ने और ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड दिया उसको रिलायंस ने पब्लिश किया अपनी एनुअल रिपोर्ट में. उसको लेकर के दोनों पार्टीज ने क्लैरिफिकेशन डाला ट्रिब्यूनल के सामने. ट्रिब्यूनल ने रिलायंस के साइड में क्लैरिफिकेशन दिया और गवर्नमेंट के जितने भी जो भी कंसिडरेशन थे उनको रिजेक्ट कर दिया. इसके बाद से ये इशू फर्दर ड्रैग हो रहा है. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. RI Infra to raise rupees 550 crore from promoters worth. So Reliance Infrastructure, in short we call it RI Infra, board on Sunday gave its note for raising the fund of approximately 550 crore and that is from its promoters. तो बेसिकली जो कंपनी है दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू इशू द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इशू करेगी अप्रॉक्सीमेटली 88.8 मिलियन इक्विटी शेयर और या तो फिर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वारंट कन्वर्टेबल भी प्रमोटर्स को इशू किए जा सकते हैं एज पर द कंपनी ऑफिशियल्स. और जिसमें से अनिल अंबानी जो ग्रुप है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ इन्वेस्ट करेगा एंड द रिमेनिंग विल कम फ्रॉम द वर्दे. पर शेयर जो प्राइस होंगे दैट इज़ 62 रुपीज़. अगर स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर की बात करें तो कंपनी का जो शेयर है दैट इज़ 69.85 रुपीज़ अ पीस ऑन फ्राइडे हैज़ बीन क्लोज्ड ऑन स्टॉक मार्केट. अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाई कंपनी इज़ गोइंग फॉर रेजिंग दिस फंड. Basically, company will utilize this raised fund for long-term resources, general corporate purchase and funding future growth and reduction in the firm's debt, जो कि अभी approximately 3,800 करोड़ का debt company पर है. And this is the ownership structure of Reliance Infrastructure, जिसमें हम देख सकते हैं जो मेजॉरिटी है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के पास हैं जो शेयर्स हैं. रिमेनिंग आर विद few foreign institutional investors, insurance firms and only 4.98% shares are actually held by the promoters. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. कोविशील्ड शोज बेटर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देन कोवैक्सीन सेज स्टडी. अभी तक जितना भी डेटा आ रहा था उस डेटा के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये अजम्पशन लगाया जा रहा था कि कोवैक्सीन इज़ मोर इफेक्टिव. बट कंटिन्यूसली जो मेडिकल एक्सपर्ट है उनका ये कहना था कि कोविशील्ड के डेटा को कोवैक्सीन से कंपेयर करना अभी ठीक नहीं होगा फ़िलहाल के लिए. क्योंकि जो कोविशील्ड लगी है उसका जो अमाउंट है, जो नंबर ऑफ जो जैब्स एडमिनिस्टर्ड किए गए हैं इन केस ऑफ कोविशील्ड वो कोवैक्सीन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है. कोवैक्सीन ने अभी इतना एरिया कवर ही नहीं किया है जितना कोविशील्ड ने कर लिया. अगर मैं अप्रॉक्सीमेट नंबर की बात करूँ तो जब कोविशील्ड 15 से 20 करोड़ लोगों को तक एडमिनिस्टर्ड हो चुकी थी, वहीं जो कोवैक्सीन थी वो केवल 2 से 3 या 2 से 4 करोड़ लोगों पर ही एडमिनिस्टर्ड हुई थी. तो मेडिकल एक्सपर्ट का हमेशा ये कहना था कि अभी ये डेटा जो है वो कंपैरेबल नहीं है, अभी इन दोनों के बीच में कंपेयर नहीं करना चाहिए. क्योंकि उस समय तक कोविशील्ड को लेकर के कई ज़्यादा डिफ़ॉल्ट केसेस भी आए थे और ऐसा कहा था कोविशील्ड ने अप्रॉक्सीमेटली 700 जो केसेस थे उसमें कोविशील्ड के जो निगेटिव इफ़ेक्ट्स थे वो दिखे थे. और कोवैक्सीन के कोई भी ऐसा डिफ़ॉल्ट केस या कोई भी ऐसा निगेटिव केस कोवैक्सीन के केस में इस पर्टिकुलर डेटा स्टैंडर्ड पे नहीं आया था. तो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स का कहना था कि डेटा जो है वो अभी इनसफिशेंट है, डेटा कंपैरेबल नहीं है, तो अभी कंपेयर नहीं करना चाहिए डेटा को. और
इस डेटा के बेसिस पर अभी ऐसा कोई क्लेम नहीं करना चाहिए कि कोवैक्सीन इज़ मोर इफेक्टिव, क्योंकि कोवैक्सीन के केस में ऐसे कोई भी नेगेटिव केस नहीं आया या कोई भी डेथ रिकॉर्ड नहीं करी गई, जबकि कोविशील्ड के केस में ऐसा पाया गया था। हालांकि दैट पर्टिकुलर परसेंटेज वॉज इनसिग्निफिकेंट एज पर द स्टैटिस्टिक्स, लेकिन फिर भी लोगों के माइंड में ये फिर भी एक गया कि कोवैक्सीन इज़ मोर इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू कोविशील्ड। बट अब जो स्टडी रिवील कर रही है, स्टडी का ये कहना है कि कोविशील्ड ने जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड है दैट इज़ बेटर देन द कोवैक्सीन। मे बी कोविशील्ड के केस में कुछ डिफ़ॉल्ट के केसेस मिले हों, कुछ निगेटिव केसेस मिले हों, बट कोविशील्ड का जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो कोवैक्सीन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। हालांकि अभी ये स्टडी इस तरह से कोई पब्लिक फोरम में पब्लिश नहीं हुई है, अनपब्लिश्ड स्टडी है, लेकिन एज पर दिस स्टडी दैट इज़ अवेलेबल इन द मेडिकल साइंस मेडिरिक्सवी shows that after 2 shots of the vaccine, 98% recipients of the Covishield showed antibody response, while the same was 80% among the Covaxin recipient. तो जो 98% रेसिपिएंट थे कोविशील्ड के, उन्होंने एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड उनकी बॉडी में देखने को मिला, में कह सकते हैं, और जबकि यही जो परसेंटेज है वो 80% है इन केस ऑफ कोवैक्सीन। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टडी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, जो डेटा है, जो भी एनालिसिस करी गई है, ये ऑथेंटिक है। स्टिल अभी जो स्टडी है वो पब्लिश नहीं हुई है, अनपब्लिश्ड वर्क है, बट दिस पर्टिकुलर स्टडी indicate somewhere that the response of Covaxin in case of antibody development is better in comparison to Covaxin. अब ये एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कैसे मेजर करते हैं? देयर इज़ अ सम टेस्ट, लैब में टेस्ट होते हैं, सीरो पॉजिटिविटी के बेसिस पर उसको चेक किया जाता है कि वैसे देयर इज़ एंटीबॉडी अवेलेबल और नॉट। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। एयर ट्रैवलर्स शोज 2x राइज इन जून फर्स्ट वीक ओवर मे के कंपैरिजन में जो एयर ट्रैवल पैसेंजर्स हैं उसमें 2 गुना ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। तो कई जगह, इवन दिल्ली में भी अगर हम बोलें तो कई स्टेट्स में अब फेज़ वाइज मैनर में जो लॉकडाउन है वो लिफ्ट किया जा रहा है। कुछ अमाउंट में या कुछ नंबर्स में एविएशन भी है, वो भी ऑपरेट हो रहा है, और जून के फर्स्ट वीक में जो पैसेंजर हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम इंक्रीज देखा गया है इन कंपैरिजन टू द मई मंथ। और अगर आप याद हो तो मई मंथ में ही इंडिया ने कोविड-19 की सेकेंड वेव का पीक फेस किया। तो अगर एयर ट्रैवल पैसेंजर का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो समवेयर इट इज़ अ गुड इंडिकेशन फॉर इंडियन इकॉनमी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ECLGS 3.0 aviation companies in talk with banks to raise the debt. Companies providing support services to airlines have initiated discussion with banks to raise the debt under the new modified emergency credit line guarantee scheme, that is ECLG 3.0. Recently government ने ECLG 3.0 को लेकर के अनाउंसमेंट करी थी। आप सबको पता है, हमने डिस्कस भी किया था कि जो फर्स्ट वेव में जो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई थी उसको एक्सटेंड करने की बात करी गई है इस पर्टिकुलर सेकेंड वेव में, और गवर्नमेंट ने कहा है कि केवल उन्हीं सेक्टर को अवेलेबल होगी या उन्हीं ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे सेक्टर जो कि कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुए हैं, वो इस पर्टिकुलर जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसके तहत बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें दोनों ही तरह के कंपनीज इन्वॉल्व हो सकती है। दोनों ही तरह की कंपनीज मीन्स ऐसी जिन्होंने ECLG 1.0 में ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट लिया है, वो भी इस पर्टिकुलर 3.0 स्कीम में इन्वॉल्व हो सकती हैं। कुछ अमाउंट के अपने लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकती हैं, और जो कि नई कंपनीज है जिन्होंने ECLG 1.0 में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं उठाया था, तो वो नई कंपनी भी इस पर्टिकुलर न्यू इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत रजिस्टर हो सकती हैं, और जो भी उनका लोन है, जो डिफ़ॉल्ट लोन है जिसको पे नहीं कर पा रही हैं, उसके लिए रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन ऑप्ट कर सकती हैं। और स्पेशली एविएशन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने 200 करोड़ के फ्रेश लोन का अनाउंसमेंट किया था अंडर दिस न्यू ECLG 3.0 scheme. So that's all for today, students. If you have any query and suggestion, you can write me on comment section below. If you want to have lecture PDF, you can follow my Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. That's all for today. Please like, share and subscribe. Thank you.